या हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक मिस्टेक हाईलाइट करने आया हूँ जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मटेरियल में मुझे मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्स अपडेट हो चुका है और फॉर मे 24 ऑनवर्ड्स हमको अब नया सिलेबस आ गया है, सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी, फाउंडेशन के अंदर भी और फाइनल के अंदर भी। सीए इंटरमीडिएट के अंदर एक चैप्टर है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ अंडर द न्यू स्कीम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये जो चैप्टर है ये पहले हम पढ़ाया भी करते थे, फाइनल में जो है सीए फाइनल में एक्सक्लूसिव हुआ करता था, पर अब उसको सीए इंटर में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट। तो इसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है वो होता है कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे क्लासिफाई करें, कि एक बंदा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। तो मैं क्विकली आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, हालांकि मैंने एक कंसेप्ट बनाने के लिए नहीं बनाया, मैंने एक मिस्टेक हाईलाइट करने के लिए बनाया है, बट मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी एक ब्रीफ कर देता हूँ सो दैट अगर आपको आइडिया नहीं तो थोड़ा आइडिया आपको लग जाए। तो हमारे फेमा के अंदर हम जो है किसी भी पर्सन को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है PRI यानी कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और एक होता है PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो हमारे फेमा के अंदर यह बोला गया है कि जो भी बंदा PRI नहीं होता वो PROI होता है। सो एनी पर्सन अदर देन PRI इज PROI, ठीक है ना। ये PRI के अलावा जो भी बंदा PRI नहीं होता वो PROI होता है, राइट। हाँ, अब PRI की जो क्लासिफिकेशन होती है, अब बच्चे होते कहते हैं सर PRI में भी ये लिख दो, एनी पर्सन अदर देन PROI इज PRI। ऐसा नहीं होता। PROI के लिए इन्होंने क्राइटेरिया बना रखे हैं, 4 जो है एसेंशियल क्राइटेरिया है, पर हमको नंबर 1 वाला क्राइटेरिया डिस्कस करना है जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल के लिए इन्होंने कहा कि आप सबसे पहली चीज ये देखते हो कि क्या वो इंडिविजुअल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कोई भी साल का आपको स्टेटस डिटरमाइन करना है तो हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या वो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा कि नहीं रहा, राइट। मान लीजिए मुझे मेरा स्टेटस निकालना है प्रभाव अग्रवाला का, तो प्रभाव अग्रवाला का मेरे को, मैं PRI हूं कि PROI हूं, ये मेरे को फाइनेंशियल ईयर 23-24 का स्टेटस निकालना है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 अभी कुछ ही दिनों में खत्म भी हो जाएगा, पर मान लीजिए मेरे को मेरा स्टेटस 23-24 का निकालना है, राइट। तो मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करूंगा, 22-23 का, पिछले साल का मैं देखूंगा और देखूंगा कि क्या पिछले साल मैं 182 डेज से ज्यादा इंडिया में था कि नहीं था। सर 182 डेज कैसे है, मैंने आपको बताया कि 365 डेज होते हैं साल के अंदर। प्लीज ये मत बोलिएगा कि इस साल सर लीप ईयर था ये वो, हम 365 डेज ही लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी आधा साल अगर आप इंडिया में थे तो पिछले साल अगर आप आधा साल से भी ज्यादा इंडिया में थे तो हम कहेंगे कि भैया आप PRI हो, वरना आप PRI हो। तो 365 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 182.5। तो हम इस 0.5 को इग्नोर कर देते हैं और हम सिंपल क्या बोलते हैं, मोर देन 182 डेज। अगर एक बंदा मोर देन 182 डेज पिछले साल में इंडिया में था तो वो PRI बनेगा, वरना वो PROI बनेगा। अब मेरी बात करो तो मैं पूरे साल में इंडिया में पड़ा हुआ था, पिछले साल कई बार नहीं गया, तो मैं क्या बन गया, PRI बन गया, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी कोई दूसरा व्यक्ति ले लो, लेट से मैं बात कर लूं जो बाइडन साहब की, जो बाइडन। अब जो बाइडन की बात करें तो अगर मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उनका स्टेटस निकालना है तो क्या वो 22-23 में, क्या वो 22-23 में मोर देन 182 डेज इंडिया में थे? सवाल ही नहीं है सर, वो तो पूरे साल बाहर ही रहते थे, कुछ दिन इंडिया में आए होंगे तो लेस देन 182 डेज। तो इनका स्टेटस क्या है, क्या वो मोर देन 182 डेज थे? द आंसर इज नो। तो ये क्या बन गए भैया, PROI। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि क्या पिछले साल आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में थे या 182 डेज से कम थे। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, अगर वो 182 डेज से ज्यादा था पिछले साल, तो हमको 2 एक्सेप्शन चेक करनी पड़ती है, कैपिटल A का और कैपिटल B का। कैपिटल A कवर करता है उन केसेस को जहां पर एक व्यक्ति आउटसाइड इंडिया जाता है, अगर एक पर्सन जा रहा है आउटसाइड इंडिया, और कैपिटल B उन केसेस को कवर करता है जहां एक पर्सन आ रहा है इन इंडिया, ठीक है ना। तो A में हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो बाहर जा रहा है इंडिया के, और क्यों जा रहा है, 3 पर्पस के लिए जा रहा है। अब सर ये 3 पर्पस कौन कौन से होते हैं?
पहला होता है एम्प्लॉयमेंट टेकअप करने के लिए, दूसरा होता है बिजनेस या वोकेशन, बिजनेस और वोकेशन को मैं बोल देता हूं बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है, और तीसरा हो गया एनी अदर पर्पस, ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है एनी अदर पर्पस विच वुड इंडिकेट हिज स्टे फॉर एन अनसर्टन पीरियड आउटसाइड इंडिया। तो ये अनसर्टन पीरियड के लिए अगर बाहर जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये बंदा क्या हो जाएगा, ये फिर जो है PRI नहीं बनेगा, ये बंदा क्या बन जाएगा, PROI। मैं मेरी बात कर लेता हूं। मैं पिछले साल मैंने आपको बताया पूरे साल में इंडिया में पड़ा हुआ था, कहीं बाहर नहीं गया। करंट ईयर मेरा स्टेटस क्या बन जाएगा, PRI। लेकिन मान लीजिए मुझे कल ही इंडिया से बाहर जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि मुझे इंडिया से बाहर कोई जॉब करने जाना है, तो जॉब करने जा रहा है तो मैं इस कैटेगरी में पड़ गया। या मान लीजिए मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं किसके लिए, बिजनेस या वोकेशन, बिजनेस या प्रोफेशन कैरी करने के लिए, तो मैं क्या इस कैटेगरी के अंदर पड़ गया। हाँ, अगर मैं इस कैटेगरी के अंदर पड़ गया, इवन दो मैं पिछले साल 182 डेज से ज्यादा था ना इंडिया के अंदर, मेरा फिर भी स्टेटस क्या हो जाएगा, PROI हो जाएगा। करंट ईयर में फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर मेरा स्टेटस क्या हो जाएगा, PROI, क्योंकि मैं इंडिया से क्यों बाहर जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं जॉब करने के लिए, मैं बाहर जा रहा हूं बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए, तो मेरा स्टेटस जो है PROI हो जाएगा। सिमिलरली सपोज मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, मैं मेरी वाइफ को साथ में लेकर के जा रहा हूं, मैं मेरी वाइफ को साथ में लेकर के जा रहा हूं, लेकिन जो मेरी वाइफ है वो मेरे साथ तब तक रहेगी जब तक मैं रहूंगा। लेकिन मेरी वाइफ ना तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही है, ना वहां कोई बिजनेस काम करने के लिए जा रही है, ना वोकेशन के लिए जा रही है, तो मेरी वाइफ किसके अंदर पड़ेगी, मेरी वाइफ इस कैटेगरी के अंदर पड़ जाएगी, और मेरी वाइफ का स्टेटस भी क्या हो जाएगा, PROI, क्योंकि वो मेरे साथ जा रही है, अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रही है आउटसाइड इंडिया, तो उसका स्टेटस भी क्या पड़ जाएगा, PROI। दिक्कत यहां आती है, पर्सन अगर इंडिया में आ रहा है तो क्या, तो यहां पर लॉ कहता है आप अगर इंडिया के अंदर आ रहे हो, ठीक है, अदरवाइज देन एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रोफेशन या अदर पर्पस जो आपके स्टे को डिनोट करता है फॉर एन अनसर्टन पीरियड, इन तीन को छोड़ के आप चौथी चीज के लिए आ रहे हो तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे PROI। अगर इन तीन के लिए आ रहे हो तो आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, PRI। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मिस्टर माइकल, लेट से ये यूएस में रहते हैं, ये हर साल इंडिया आते हैं। पिछले अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो ये पिछले साल भी इंडिया में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, इनको गोवा बहुत पसंद है, तो ये गोवा में आए और गोवा में 7 महीना की छुट्टी मना करके गए, गोवा में 7 मंथ का हॉलीडे मना करके लास्ट ईयर गए थे, ठीक है ना। तो क्या ये पिछले साल मोर देन 182 डेज हैं, द आंसर इज यस, ये पिछले साल मोर देन 182 डेज हैं। करंट ईयर में ये वापस इंडिया में आए हैं, सिचुएशन 1 ले लेते हैं, लेट से करंट ईयर में ये आए हैं इंडिया में जॉब करने के लिए, क्या ये PRI होंगे कि PROI होंगे, सर ये जॉब करने के लिए आए हैं ना, तो ये क्या होंगे, ये PRI होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में आ रहा है और वो पिछले साल 182 डेज से ज्यादा रहा है इंडिया में, अगर सर ये माइकल पिछले साल 182 डेज से कम रहता ना, तब तो सवाल ही नहीं है, इसका स्टेटस क्या होता, ये डायरेक्टली बन जाता PROI, बात खत्म। सर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमको देखना होता है पिछले साल क्या तुम 182 डेज से ज्यादा थे कि नहीं थे। अगर पिछले साल तुम 182 डेज से कम थे तो हर सिचुएशन में तुम क्या बन जाओगे, PROI। लेकिन इस केस में मैंने आपको बताया कि ये जो माइकल है ये पिछले साल 7 महीने के लिए छुट्टियां मनाने के लिए आया था गोवा में, इस साल जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, PRI। इस साल लेट से सिचुएशन 2 ये बिजनेस या वोकेशन के लिए आ रहा है, क्या बन जाएगा, PRI। सिचुएशन 3 इस साल भी ये टूरिज्म के लिए आ रहा है, यानी कि ये 3 पर्पस के अलावा ये आ रहा है, ये 3 पर्पस को छोड़ के ये आ रहा है, और टूरिज्म आ रहा है फॉर 6 मंथ 7 मंथ ओनली, 7 महीने के लिए फिर से छुट्टियां मनाने आ रहे हैं। अब इसका स्टेटस हो जाएगा PROI, क्योंकि ये अदर देन 3 पर्पस के लिए आ रहे हैं, राइट। तो ये मैंने छोटे में बताया, हालांकि बहुत शॉर्ट में बताया, जब हम डिटेल में क्लास लेते हैं तो 1.5-2 घंटा पूरा इसके ऊपर एनालिसिस चलता है। मैंने क्विकली इसको रिकैप किया। मेरा कहने का ये मेन था कि कोई भी इंडिविजुअल, सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि पिछले साल अगर तुम 182 डेज से ज्यादा थे ना, तभी हम आगे बात करते हैं कैपिटल ए के एग्जेम्पशन का या कैपिटल बी के एग्जेम्पशन का। अगर एक इंडिविजुअल है जो पिछले साल 182 डेज से कम रहा था ना इंडिया में, इस साल वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा PROI ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1, इंस्टीट्यूट पेज नंबर 3.13 के अंदर। ये इलस्ट्रेशन को मैंने यहीं पे अलग से कॉपी कर लिया है, ये रहा इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ये इलस्ट्रेशन 1 ने दिया हुआ है। कोई मिस्टर एक्स है
जो रिसाइड किया था इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 1920 में फॉर लेस देन 182 डेज। तो अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1920 ये फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर वो लेस देन 182 डेज इंडिया में थे, ठीक है। ही हैड कम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस। तो इसके बाद वो आए इस डेट को यहां पर क्यों, बिजनेस कैरी करने के लिए, कैरी बिजनेस, ठीक है। ही इंटेंड्स टू लीव द बिजनेस ऑन 30 अप्रैल 2021, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 यहां खत्म हो रहा है और वो 30 अप्रैल को बिजनेस लीव कर देंगे और इंडिया से वो पूरी तरह से चले जाएंगे 30 जून 2021 को, यहां पर वो इंडिया को लीव कर देंगे, लीव इंडिया, ठीक है। क्यों लीव करेंगे ये नहीं बताया कि भाई बाहर जा रहे हैं इंडिया से, वो बाहर क्यों जा रहे हैं, कोई जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वोकेशन के लिए, अनसर्टन, ये कुछ भी नहीं बताया। आपको बताना है इस रेजिडेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में 2021 और इस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा अंडर फेमा, 21-22 में इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा अंडर फेमा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हम क्या देखते हैं 2021 में, अगर हमको क्राइटेरिया देखना है तो हम सबसे पहले प्रीसीडिंग ईयर 1920 को कंसीडर करेंगे, इस साल को देखेंगे, क्या इस साल ये मोर देन 182 डेज द आंसर इज नो, ये लेस देन 182 डेज, तो यहां स्टेटस क्या बन जाना चाहिए PROI, ठीक है। अब अगर मुझे ये 21-22 के फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस देखना है तो मुझे पिछले साल का देखना होगा, तो पिछले साल तो पूरे साल ये इंडिया में था क्योंकि ये 1 अप्रैल 2020 को इंडिया में आ गया था, तो ये पूरे साल ये इंडिया में था, तो क्योंकि ये पूरे साल इंडिया में था इस साल हमारा स्टेटस हो जाना चाहिए PROI। लेकिन 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 अगर आप पिछले साल 182 डेज से ज्यादा थे तो ध्यान रखना आप कैपिटल ए वाला एग्जाम्शन भी ले सकते हो, कैपिटल बी वाला एग्जाम्शन भी ले सकते हो। कैपिटल ए कौन से केस को कवर करते हैं, अगर आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, और कैपिटल बी कौन से एग्जाम्शन को कवर करते हो, अगर आप इन इंडिया आ रहे हो। तो यहां पर हमारा बंदा ये जो है मिस्टर एक्स, ये आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि भैया देखिए अगर मैं 21-22 का स्टेटस देखूंगा तो 2021 में मोर देन 182 डेज ये बंदा इंडिया में था और करंट ईयर के अंदर ये इंडिया से बाहर जा रहा है। अब ये अगर इंडिया से बाहर जा रहा है 3 एक्टिविटी के लिए, या तो एम्प्लॉयमेंट टेकअप करने, या बिजनेस या वोकेशन के लिए, या कोई अनसर्टन अदर पर्पस जो इसका स्टे इंडिकेट करेगा फॉर अनसर्टन पीरियड, अनसर्टन पीरियड। तो इस केस के अंदर अगर ये 3 कारण से जा रहा है, ये 3 कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, तो इसका स्टेटस क्या बन जाएगा PROI, वरना इसका स्टेटस क्या रहेगा PRI। आपको दोनों बातें लिख के आनी है, इसमें पर्पस नहीं बताया तो दोनों बातें लिखनी है कि भैया 2021 के अंदर 21-22 के अंदर अगर हमको स्टेटस चेक कर रहे हैं तो हम पहले ही देखेंगे 2021 में कितना था। तो क्योंकि 2021 में वो बंदा यहीं पर इंडिया में आ गया था तो पूरे साल वो इंडिया में था, यानी मोर देन 182 डेज था, और करंट ईयर में वो बाहर जा रहे हैं तो कैपिटल ए का एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर वो बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट या अदर पर्पस विच वुड इंडिकेट स्टे फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, इन 3 चीज के लिए जा रहा है तो फिर आप PROI बन सकते हो। अगर इस 3 के अलावा किसी काम के लिए जा रहा है, ठीक है, तो आपका स्टेटस होगा PRI, ठीक है। अब आइए हमारे इंस्टीट्यूट ने इसका क्या आंसर दिया। इंस्टीट्यूट ने कहा कि एक्स को सबसे पहले, ये वाला आंसर तो हमारा इंस्टीट्यूट के साथ मैच करता है, जो 21-22 ये वाला जो मैंने एनालिसिस कराया ना 21-22 ये हमारा बिल्कुल ICAI के आंसर के साथ मैच करता है। दिक्कत आती है 2021 में। इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया देखो ऑल्दो पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये लेस देन 182 डेज था, पर करंट ईयर में ये इंडिया में आया है बिजनेस कैरी करने के लिए, तो इसको कैपिटल बी वाले केस में कवर कर लिया जाएगा। तो कैपिटल बी वाले केस में हम क्या बोलते थे, अगर तुम बाहर से इंडिया में आए हो 3 पर्पस के लिए, बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर जो है अदर पर्पस विच वुड इंडिकेट स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड, तो ये 3 पर्पस के लिए अगर आए हो तो तुम्हारा स्टेटस होगा PRI, वरना तुम्हारा स्टेटस होगा PROI। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि भैया ऑल्दो तुम पिछले साल 182 डेज से कम थे, लेकिन इस ईयर क्योंकि तुम बिजनेस कैरी करने के लिए आए हो तुम्हारा स्टेटस होगा PRI, जो कि सही नहीं है। भाई पिछले साल अगर तुम 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहते ना और इस साल तुम बिजनेस करने के लिए आए तब तुम पे कैपिटल बी लगता और तब तुम्हारा स्टेटस PRI होता, पर क्योंकि तुम पिछले साल 182 डेज से कम थे तुम्हारा स्टेटस PRI नहीं होगा, तुम्हारा स्टेटस PROI ही होगा। अब इंस्टीट्यूट ने ये लिखा, देखो मैंने कहा जो मैंने आपको बताया जो गलती है, मिस्टर एक्स विल बी कंसिडर्ड एज PRI फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, और फिर उन्होंने कहा कि 21-22 और इन्होंने इसलिए कहा कि एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये 21-22 में तो हमारा कोई डिस्प्यूट है नहीं, डिस्प्यूट है
2021। सो इन्होंने कहा कि आप 1 अप्रैल से ही क्या बन जाओगे, PRI बन जाओगे 1 अप्रैल 2020, जबकि मैं कह रहा हूं कि इसका सही आंसर होना चाहिए PROI रहोगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, अब PROI ही रहोगे। ये मैंने आपको जैसे बताया कि चैप्टर पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, ठीक है। तो सीए फाइनल में एक बार मैं दिखाता हूं, मई 2013 में इन्होंने ये सेम सवाल पूछा था। मई 2013 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7A, जो तो अभी इलस्ट्रेशन 1 इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन 7A मई 13 के सीए फाइनल के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वो भी मैंने यहां कॉपी कर लिया, उसमें इंस्टीट्यूट का आंसर जो है उन्होंने सही दिया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मिस्टर किशोर, यहां था हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स, तो मिस्टर किशोर इंडिया में रिसाइड किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 9-10 फॉर लेस देन 182 डेज। तो अगर मैं ये चार्ट बनाऊं तो एग्जैक्ट आप देखना 10 साल का गैप है, तो हमारे क्वेश्चन में यहां लिखा है 9-10 के अंदर इसका लेस देन 182 डेज है। 10-11 पे वो आया, 1 अप्रैल 10 को यहां पर वो आ गया बिजनेस कैरी करने के लिए, और उसने अपना बिजनेस 30 अप्रैल 2011 को क्लोज किया, बिजनेस को क्लोज किया, क्लोज, और वो 30 जून 2011 को चला गया इंडिया, लीव इंडिया कर दिया। और यहां पर पर्पस भी दिया है कि इंडिया क्यों लीव किया, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ले सके आउटसाइड इंडिया, और हमको ये बताना है कि उनका स्टेटस क्या रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 10-11, फाइनेंशियल ईयर 10-11, फाइनेंशियल ईयर 11-12। और ये जो क्वेश्चन है सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, और आप 10 साल का गैप है, ये 20 है, यहां पर 2010 है, 10 ईयर्स का गैप है, बाकी सेम क्वेश्चन, सेम मिलता जुलता इससे। अब इसका आंसर देखिए इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में क्या दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि अब 2V के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज, अ पर्सन in order to qualify for being treated as a person resident in India in any financial year must reside in a period for more than 182 days during the preceding financial year। वही बात जो मैंने आपको बताया, पहले आपको पिछले साल 182 डेज से ज्यादा होना होगा, फिर हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात करेंगे। अगर आप पिछले साल ही 182 डेज से कम थे इंडिया के अंदर, तो इन नो वे यू कैन बी PR, यू हैव टू बी अ PROI, राइट। तो यहां पर देखिए इन्होंने लिखा मिस्टर किशोर डिसाइडेड फॉर लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 9-10, तो पिछले साल क्योंकि आप लेस देन 182 डेज थे, हेंस ही कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ PRI ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10-11। तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने कहा कि भैया इस साल के लिए तो तुम PRI नहीं हो सकते, क्योंकि तुम इसके पिछले साल जो है 182 डेज से कम थे, तो तुम्हारा स्टेटस होगा इस साल PROI। और फिर ये वाली बात इन्होंने सही कही, ऑफ कोर्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी कर दिया था कि 11-12 के फाइनेंशियल के अंदर तुम इंडिया से बाहर चले गए, तो पहले 11-12 का हमको चेक करने के लिए सबसे पहले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना होता है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर तुम मोर देन 182 डेज थे, क्योंकि तुम 1 अप्रैल को ही आ गए थे, तो पूरे साल तुम इंडिया में ही थे, तो तुम मोर देन 182 डेज थे। और इस साल तुम इंडिया छोड़ करके जा रहे हो, यानी तुमको कैपिटल ए का एग्जाम्पशन मिलेगा। कैपिटल ए का एग्जाम्पशन कब मिलता है, जब तुम इंडिया से बाहर जा रहे हो, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या बिजनेस वोकेशन के लिए, या अदर पर्पस के लिए, जो अनसर्टेन पीरियड तुम्हारा स्टे इंडिकेट करे, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि तुम एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, तो तुमको कैपिटल ए का एग्जाम्पशन मिलेगा, और तुम्हारा स्टेटस क्या हो जाएगा, PROI हो जाएगा। तो ये पूरा, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ स्पेसिफाई था, इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशन में स्पेसिफाइड नहीं है, तो आपको डिप्लोमेटिक आंसर देना है। इसमें स्पेसिफाई नहीं था कि वो क्यों जा रहे हैं 30 जून 2021 को, तो आपको दोनों बातें लिख के आनी पड़ेगी कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन या फिर अदर पर्पस के लिए जा रहे हैं, विच वुड इंडिकेट स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड, तो उसका स्टेटस हो जाएगा PROI। और इसके अलावा कोई पर्पस के लिए जा रहे हैं तो उसका स्टेटस होगा PRI। यहां दोनों बातें आपको लिखनी थी, और इंस्टीट्यूट ने भी यहां पर दोनों बातें लिखी है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, उसमें इंस्टीट्यूट ने साफ साफ लिख दिया कि भैया वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो तुमको कैपिटल ए का एग्जाम्पशन मिलेगा, और उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर तुम्हारा स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया, he would cease to be resident in India, यानी PROI हो जाएगा। और ये PROI कब से होगा, ये हमेशा होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर, ये भी मैं बताया था क्लास के अंदर, डेट ऑफ डिपार्चर से ये PROI हो जाएगा। तो डेट ऑफ डिपार्चर कब है, 30 जून 2011, तो यहां से ये हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट का यही आंसर है जो है, और यही जो है इसका आंसर, और अपने इलस्ट्रेशन 1 का आंसर में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे अनुसार। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो मई 13 के CA फाइनल के एग्जाम में पूछा था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको PRI PROI का जो आंसर है वो पहले, सबसे पहला क्राइटेरिया तो पिछले साल 182 डेज से ज्यादा का होना पड़ता है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर हम फिर क्या करें, हम तो फंस गए, अब हम ये लिख के आए कि ये लिख करके, बड़ी दुविधा है। तो मैं इंस्टीट्यूट को एक मेल लिखने वाला हूं, और मैं क्या मेल लिखने वाला हूं इसका कंटेंट में इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर इंस्टीट्यूट का कोई रिप्लाई आता है उस मेल की तरफ से, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट अगर बाद में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पूरा एनालिसिस मिल जाए। और अगर
हुआ तो मैं एक वीडियो भी अलग से बना दूंगा, जहां पर इंस्टीट्यूट का अगर रिप्लाई आ जाए तो उसको मैं जो है कंसिडर करके एक वीडियो बना दूंगा। और आप भी अगर देख रहे हैं, आप भी चाहें तो आप भी इंस्टीट्यूट को एक मेल डाल सकते हैं, सो दैट आपको भी एक ऑथेंटिक आंसर उनके तरफ से मिल जाए, राइट। मेरे को जो भी रिप्लाई मिलता है, हो सकता है तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट द एक्सप्लेनेशन कि इंस्टीट्यूट का क्या मेल है, ठीक है। बाकी मैंने क्या मेल किया वो भी मैं इंस्टीट्यूट का जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप चाहे तो उसी लाइन पे इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हैं, राइट। होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आए। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आप कमेंट करके पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू द सेम, राइट। थैंक यू वेरी मच। आपको होपफुली जल्दी इसका एक सॉल्यूशन के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।